Welcome students once again in our online classes Globe Academy Badmer. Today our topic, our lectures main subject is future continuous tense. In our last lecture we learned future simple. Today is the second part of the future continuous tense. जैसा आपने पहले भी देखा प्रेजेंट सिंपल हमने देखा, फिर पास्ट सिंपल पर आए, फिर कहा कि आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस पे जा रहे हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, देन फ्यूचर कंटिन्यूस. प्रेजेंट कंटिन्यूस ने कहा कि कोई अभी कार्य वर्तमान में चल रहा है. पास्ट कंटिन्यूस ने कहा कि भूतकाल में कोई कार्य चल रहा था. और फ्यूचर कंटिन्यूस कह रहा है कि आने वाले समय में कोई कार्य प्रगति पर होगा, इसका बोध करवाएगा. इन तीनों टेंसेस अर्थात तीनों कंटिन्यूस टेंसेस की एक विशेषता रही है कि इन सभी के साथ में क्रिया का चौथा रूप आया है. लेकिन अगर इसका अंतर है तो केवल और केवल उनके एडवर्ब की पहचान है और उसके साथ में कहीं न कहीं आने वाली जो है वो सहायक क्रिया महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है. सहायक क्रिया के बिना ये पता नहीं पड़ रहा है कि इसके साथ में और क्या कुछ आ रहा है और कहाँ से आ रहा है. इस हिसाब से इस चीज़ को देखा जाए तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं. फ्यूचर कंटिन्यूस ये कह रहा है कोई ऐसा कार्य जो आने वाले समय में प्रगति पर होगा. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, दोनों में हमने देखा क्रिया का चौथा रूप आया. अब देख रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इसी में भी वही की वही चौथा रूप आ रहा है. लेकिन उससे पूर्व चलते हैं कि इसमें से हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आता है. सहायक क्रिया के रूप में शल या विल आता है. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में शल या विल आता है. और शल और विल के साथ में सदैव एक एडिशनल वर्ड्स आ रहा है बी, और बी के साथ में fourth form of the verb. As you already known that fourth form of the verb is equal to or known as first form of the verb plus ing. ये ing वाला रूप इसमें कॉल किया जाता है अर्थात दिया जाता है शल और विल के साथ में. इन दोनों के मध्य या तो शल आ रहा है या विल आ रहा है. शल और विल दोनों के मध्य आ जाता है बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब को कॉल किया जाएगा. ये बात याद रखिएगा. एडवर्ब इसके बहुत ही इजी है. एडवर्ब कौन कौन से आ रहे हैं. दिस टाइम प्लस फ्यूचर टाइम, दिस टाइम प्लस फ्यूचर टाइम. जैसा कि हमने पहले भी दिस टाइम को पढ़ा था, केवल दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आ रहा है, केवल दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूस में. दिस टाइम प्लस पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस में. दिस टाइम प्लस फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में इसका यूज किया जा रहा है. इसमें अधिक एडवर्ब की आवश्यकता नहीं है, ना आ रहा है. और फ्यूचर टाइम में से कोई ऐसा इवेंट्स जिसमें से प्रगति पर होने का अर्थात चलने का बोध करवाया जाता है और ऑल्सो भी फॉल इन द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस किस प्रकार से बनती है उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं. अगर कहता है कहीं सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के साथ में शल या विल आ जाएगा. सब्जेक्ट शल या विल आ जाएगा, प्लस बी आ जाएगा, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा. शल, सब्जेक्ट के साथ में शल या विल आ जाएगा और जस्ट शल और विल के जस्ट बाद में नॉट आ जाएगा. नॉट के बाद में बी आ जाएगा और बी के बाद में चौथा रूप आ जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा. इसमें कई बार गलतियां छोटे लेवल पे की जाती है कि जो नॉट का यूज किया जाता है या विल और बी का यूज किया जाता है, इनको दूरी रखी जाती है. एक बात याद रखिए कि जो बी होता है वो सदैव अपने मेन वर्ब के साथ में ही अपना योगदान निभा रहा है. इसमें से कहीं पर भी आगे पीछे होने की कोई गुंजाइश नहीं रखता है. जहां पर है वहां पर सटीक रहता है. शल और विल के साथ में भी अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है. तीनों सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर को देखिए, इसकी बनावट को देखिए, तीनों पे एक ही चीज आपको पाई जाएगी या एक चीज समान या कॉमन दिखने में आती है, वो वर्ब. वर्ब के साथ में ही जस्ट बी आया हुआ है. बी के बाद में जस्ट वर्ब, बी के बाद में जस्ट वर्ब, बी के बाद में चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो. तीन ही प्रकार के सेंटेंसेस में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है. सीधा सटीक उसको नॉट को है तो वो भी अपने साथ में या अर्थात नेगेटिव में भी वो उसी जगह पर रहता है बी, पॉजिटिव में उसी जगह पर रहता है और इंट्रोगेटिव में भी उसी जगह पर रहता है. कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई भी अनबनत नहीं रहती है.
अगर एग्जाम्पल की बात कही जाए तो देख लीजिए, एवरीथिंग इज रेडी, our chief guest will be arriving at any time। अब इसमें देखो एडवर्ब तो कोई भी नहीं है, लेकिन इस वाक्य की सीधी सटीक होने का एक ही तात्पर्य निकलता है कि किसी भी क्षण पहुंचने वाले हैं, अर्थात पहुंच रहे होंगे। हर एक चीज बिल्कुल संपूर्ण है, अर्थात तैयार है, और किसी भी क्षण हमारे जो अतिथि गण है अर्थात चीफ गेस्ट है वो आ रहे होंगे। तो ये सारी सीधा सेंटेंस है वो फ्यूचर कंटिन्यूस में ले जा रहा है। अगर सिंपल सेंटेंस एडवर्ब के आधार पर अगर आप देखना है तो उसको देखने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से ये आता है। जैसे मैंने कहा वी डैश विजिट जयपुर दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें फ्यूचर कंटिन्यूस में ले जा रही है। दे डैश टीच अस हिंदी दिस टाइम टुमारो। तो ये भी फ्यूचर कंटिन्यूस का बोध करवा रही है। हरी डैश प्ले क्रिकेट हियर दिस टाइम in 2025 जून। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे। तो ये सारे के सारे सेंटेंस कुल मिला के एक ही बात बता रहा है कि कहीं ना कहीं से फ्यूचर टेंसेस के साथ में दिस टाइम का बोध आ रहा है, और दिस टाइम सीधा सटीक उसको फ्यूचर के समय के साथ में बांध रहा है, अर्थात फ्यूचर के साथ में ये जा रहा है। ये सेंटेंसेस फ्यूचर के लिए आए हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस बहुत ही इजी है। वी के साथ में शल आ जाएगा, शल के साथ में बी आ जाएगा, और विजिट का विजिटिंग आ जाएगा। वी शल बी विजिटिंग। दे डैश टीच अस हिंदी दिस टाइम टुमारो। दे विल बी टीचिंग। दे विल बी टीचिंग अस हिंदी दिस टाइम टुमारो। हरी will be then playing। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जैसा कि हमने पिछले लेक्शन में पढ़ा था कि शल और विल कहाँ कहाँ विभाजन होता है। एक बार पुनः यहाँ पर भी बात ये क्लियर करते चले। शल सदैव आई और वी सब्जेक्ट के साथ में चलता है, और जो विल होता है वो सदैव अगर कहीं यू आया है, कहीं ही आया है, शी है, इट है, दे है, या कोई किसी प्रकार का सिंगुलर या प्लूरल कोई अन्य सब्जेक्ट है, या कोई नाम वगैरह आ जाता है, या अदर कोई भी सब्जेक्ट आ जाता है। सिंगुलर या प्लूरल का यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण नहीं है, सभी के साथ में विल आ जाता है, और सभी के साथ में बी प्लस चौथा रूप आता है। फर्स्ट पर्सन इसे कहा जाता है आई और वी के, और बाकी अगर देखा जाए ये सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कहलाता है। यू जो होता है वो सेकंड पर्सन कहलाता है, और बाकी जितने भी वर्ड्स वगैरह है, नाम वगैरह है, जितने भी आपके प्रोनाउंस वगैरह है, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन कहलाते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात कही जाए तो इसको थोड़ा जल्दी से देख लीजिएगा कि किस प्रकार से इसका यूज़ किया गया है, ताकि कुछ हम दिस को और गहराई से देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से दिस टाइम का यूज़ तीन टेंसेस में कहाँ कहाँ आ रहा है,
यहाँ पर अगर देखा जाए तो फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करें तो फ्यूचर कंटिन्यूस कहता है शल या विल आ जाता है, प्लस बी आ जाता है, प्लस क्रिया का चौथा रूप काम में लिया जाता है फर्स्ट पर्सन के साथ में, यानी आई और वी के साथ में शल आता है, बाकी सभी अदर जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे उनके सभी के साथ में विल आता है। और यहाँ पर क्रिया और बी कहीं पर भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, बी प्लस चौथा रूप सभी के साथ में आता है। एडवर्ब के रूप में दिस टाइम प्लस फ्यूचर आ सकता है या फ्यूचर टाइम का बोध जा सकता है सीधा। कहता है यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेने की कोशिश की है। एवरीथिंग इज रेडी, आवर चीफ गेस्ट विल बी अराइविंग एट एनी टाइम। ये सीधा सटीक बहुत है जिसमें एडवर्ब के बिना भी सीधे वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट सिंपल के साथ में फ्यूचर कंटिन्यूस को जोड़ा गया है, अर्थात वो किसी भी क्षण पहुंचने की बात कर रहा है, अर्थात पहुंच रहे होंगे। कुछ और सेंटेंसेस जो एडवर्ब के आधार पर लिए गए हैं। वी डैश विजिट जयपुर दिस टाइम, इसमें से दिस टाइम प्लस नेक्स्ट आया है, दिस टाइम प्लस फ्यूचर आया है, दिस टाइम प्लस फ्यूचर आया है। तीनों टेंसेस को अच्छे तरीके से देखोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि इसमें से कहीं ना कहीं करेक्टनेस है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर वो थी कि कई बार बच्चे जो है अर्थात विद्यार्थी है वो इस बात को भूल जाते हैं कि हमें बी को कहाँ देना है। कई बार शल विल के साथ में बी को लेकर चले जाते हैं, यानी अगर माना जाता है सब्जेक्ट शल विल बी प्लस नोट, ये गलत है। सदैव याद रखिएगा कि जो बी है वो सदैव हमेशा अपने जो है मेन वर्ब के साथ में रह जाता है। बी सदैव मेन वर्ब के साथ में ही अपना कार्य करता है, मेन वर्ब के साथ में ही अपना योगदान देता है। बी इधर उधर कहीं पर भी नहीं भटकता है, बी को कहीं पर भी इधर उधर जाने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। बी इन तीनों सेंटेंसेस में देखो, चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, बी सदैव उसके साथ में सटा हुआ है, अर्थात बी सदैव अपने मेन वर्ब के साथ में ही जुड़ा हुआ पड़ा है, अर्थात दिख रहा है। आइए कुछ सेंटेंसेस को 2-3 सेंटेंस कर लेते हैं जिसमें से आपको दिस टाइम की कंफ्यूजन हट जाएगी कि दिस टाइम हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी दिस टाइम को देखा, हमने पास्ट कंटिन्यूस में भी दिस टाइम को देखा, अब यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस है तो भी दिस का यूज किया जा रहा है। ऐसा इस दिस में है क्या? आइए अगर यहाँ पर सेंटेंस को मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं, कह रहा है राम डैश ईट फूड दिस टाइम, और किसी एडवर्ब में कहीं पर भी भागने की कोशिश या भगाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, सीधा सटीक दिस टाइम को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार कंफ्यूजन लाता है। राम ईट फूड दिस टाइम यस्टरडे। आई थिंक सो कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा सेंटेंस इसी को ही देख लेता हूं। राम डैश ईट फूड दिस टाइम टुमारो और नेक्स्ट डे। तीनों सेंटेंसेस को गहराई से स्टडी करो, स्पष्ट हो जाएगा कि ये कौन सा सेंटेंस किस जगह पर जा रहा है। जबकि इनमें से कॉमन अगर बात कही जाए, कॉमन अगर बात देखनी है तो इन तीनों में से एक जैसी अर्थात एक समानता वाली बात है, वो दिस टाइम है। एंड दिस टाइम तीनों ही सेंटेंस टेंसेस के साथ में एज ए एडवर्ब के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। एज ए एडवर्ब के रूप में तीनों टेंसेस के साथ में आया है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तब भी आया है, पास्ट कंटिन्यूस की बात करें तब भी आया है, फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करें तब भी आया है। तीनों में ये इसका यूज आया हुआ है। तीनों में डिफरेंसेस मैंने आपके सामने रख लिए। अब आपको मेरे जानकारी के अनुसार अर्थात मेरे हिसाब से अब आपको शायद कहीं दिक्कत आएगी कि इसमें से कंफ्यूजन है कि नहीं है। एक और सेंटेंस मैं एग्जांपल इसी प्रकार का लेने की कोशिश करता हूं, फिर देखते हैं कि क्या वाकई आपको समझ में आ रहा है या कहीं डिफिकल्टी आती है। ही डैश प्ले खो खो दिस टाइम लास्ट संडे। इन सेकेंड सेंटेंस ही डैश प्ले सैम खो खो
दिस टाइम नेक्स्ट मंडे। देन अदर सेंटेंस, he dash play खो खो दिस टाइम। इसको भी देख लो। इस सेंटेंस को भी अच्छे तरीके से देखोगे तो आपको तीनों में से समानताएं एक नजर आने वाली बात है। दिस टाइम, देन दिस टाइम। इन बोथ एग्जाम्पल्स you can see the same adverb this time be used, but in deeply when you understand, when you look out the sentences with deep sense, you can easily crack that which sentence goes with either tense category. It's very easy, बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है। अब इन तीनों सेंटेंसेस की अगर बात करें तो एक पहले को करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। राम डैश ईट फूड दिस टाइम, इसमें किसी प्रकार का कोई भी अन्य शब्द नहीं आया, अर्थात ना तो इसमें से बीते हुए समय का बोध करवा रहा है, ना आने वाले समय का बोध करवा रहा है, केवल और केवल दिस टाइम दिया गया है। तो हम कहते हैं केवल और केवल दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात आ रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने यूज किया राम इज ईटिंग फूड दिस टाइम। अगर दूसरी बात करें या दूसरे सेंटेंस को देखने की कोशिश करें तो दूसरा सेंटेंस राम डैश ईट फूड दिस टाइम यस्टरडे, और यस्टरडे का अर्थ होता है बीता हुआ कल, यानी बीता हुआ कल, इस समय कल, तो ये पास्ट हो गया। तो पास्ट के साथ में केवल और केवल सहायक क्रिया बदली, बाकी किसी प्रकार की क्रिया में परिवर्तन नहीं आया। तीसरा सेंटेंस कहता है दिस टाइम प्लस टुमारो, टुमारो इज ऑल्सो बी द एडवर्ब ऑफ फ्यूचर। देन फोर्थ कमिंग टाइम सदैव फ्यूचर में चला जाता है, तो राम डैश, राम के साथ में विल आ गया, विल के साथ में बी आ गया, बी के साथ में ईटिंग आ गया। राम विल बी ईटिंग फूड दिस टाइम टुमारो। तीनों सेंटेंसेस को देखो, कहीं ना कहीं से ईटिंग 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 आया, बट डिफरेंसेस या कहीं कहा जाए कि इन तीनों में से अगर अंतर है तो वो अंतर केवल और केवल उसकी सहायक क्रिया ही इसको अंतर देती है, जो कि उस टेंस की एक विशेष पहचान होती है और उस टेंस की ओर इसको खिंचाव ले जाती है। और अगर इसके खालिस्तान की पूर्ति करनी है तो इन आधारों पर की जाएगी कि इसके साथ में अतिरिक्त में कौन से टेंस का बोध करवाया जा रहा है। इस वाक्यों को भी देखने की कोशिश करें, इन सभी के साथ में एडवर्ब आई है। दिस टाइम आया है, लेकिन इसमें लास्ट प्लस संडे आया है, समझ में आ गया होगा कि किसकी बात कर रहा हूं। और इसमें से नेक्स्ट प्लस मंडे आया है, और इसमें से किसी प्रकार का कोई अन्य शब्द अर्थात अन्य समय सूचक शब्द वगैरह नहीं आया है, तो केवल और केवल दिस टाइम है। तो ये दिस टाइम इक्वल टू दिस टाइम, दैट मीन्स इट गोज विथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आ जाएगा, ही के साथ में ही इज प्लेइंग, इसको करेक्ट किया। फिर आ जाएगा लास्ट संडे या नेक्स्ट मंडे, जो कुछ भी लो। पहला वाक्य ले लीजिए, लास्ट संडे, लास्ट यानी बीता हुआ संडे यानी गत रविवार यानी भूतकाल, और भूतकाल में क्या आ रहा है, वाज, यानी वाज या वर आता है। वाज और वर के साथ में क्रिया का चौथा रूप आ जाएगा, एक वचन हमारा करता है, इसी कारण हमने इसको वाज में कॉल कर दिया। और तीसरा सेंटेंस जो मध्य वाला है इसको देख लीजिए, दिस टाइम नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंडे किसका है, फ्यूचर का है, अर्थात आने वाला सोमवार। नेक्स्ट मंडे या नेक्स्ट सोमवार जो है वो फ्यूचर की ओर इशारा कर रहा है, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ में चला जाएगा। तो यहां पर ये फ्यूचर कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया आ जाएगी, ही विल बी प्लेइंग। तो उम्मीद है कि आपको ये दिस टाइम की कंफ्यूजन बिल्कुल हमेशा के लिए हट गई होगी, कभी भी दोबारा इस प्रकार की कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। आराम से उस वाक्य को देखिए, इनका डिस्कशन गहराई से करिए, इस प्रकार के और वाक्य खुद बनाइए और उसको क्रैक करने की कोशिश करें, सॉल्व करें, अच्छे तरीके से अभ्यास करें। बार बार जितना संभव हो सके जितने भी टेंसेस हमने किए उनकी एक सारणी बनाते रहिए, सूची बनाइए, उनमें से बार बार उनका दौरान करते रहिए। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो ऑनलाइन सारे के सारे वीडियो अवेलेबल है, उनको वापस देखिए और उनको
वापस उसको क्रैक करके सीधा करने की कोशिश करें। अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आप को अध्ययन से जोड़े रखें। नेक्स्ट लेसन तक नमस्कार।